हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एटॉमिक बायोलॉजी में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। क्लास 12 की एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाली है। आई थिंक जनवरी का तो आपका फर्स्ट वीक कंप्लीट हो ही गया। तो अब जो भी बचे हैं वो 2-3 वीक बचे हैं, उसके बाद आपके क्लास 12 की एग्ज़ाम है। ठंड बहुत है और ऐसे में आपको पढ़ाई भी करनी है, तो प्रिकॉशन के साथ पढ़ाई कीजिए। बिकॉज अगर यहाँ पे आप बीमार पड़ते हो तो आपके पूरे साल भर की जो मेहनत है उस पर वो पानी फिरने वाली बात हो जाएगी। तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लो, गर्म पानी लो, स्टीम वगैरह लेते रहो, बढ़िया से ब्लैंकेट में बैठ के पढ़ो। और हाँ, ये है कि कुछ बच्चों का ये कहना था कि सर बायो में थोड़ा सा कुछ वीडियो वैसे डालिए जिससे हमारे को हेल्प हो। मैं भी चाह रहा था कि बायो में आई थिंक पूरे सिलेबस को कवर करें, बट प्रॉब्लम यह है कि मेरा खुद बैचलर ऑफ होम्योपैथ चल रहा है और उसके करंटली अभी एग्जाम आ गए हैं, ठीक ना। तो अब ऐसे में मेरे पास उतना समय तो नहीं है कि मैं पूरा का पूरा बायो आपको करा सकूं। बट या ये मुझे ऐसा लगता है कि पूरे बायो में 12 के जेनेटिक्स का जो पोर्शन है ना, स्पेशली मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया, मेंडल वाला हो गया, फिर लास्ट में बायोटेक्नोलॉजी के, ये 4 चैप्टर मुझे ऐसे लगते हैं जहाँ पे कंफ्यूजन है और बच्चों का भी मोस्टली डाउट यहीं से था। फिर इनिशियल का जो चैप्टर है जहाँ पे रिप्रोडक्शन सेगमेंट है वो बहुत आसान है, फिर उसका रिवोल्यूशन ईजी ही है, फिर आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ईजी है, इकोलॉजी ईजी है, ज़्यादा उसमें कुछ लेंदी है नहीं। 12 की बायोलॉजी मच ईजियर इन कंपेयर टू क्लास 11। तो इसमें जो 4 चैप्टर जो मुझे ऐसे लगते हैं जो समझना चाहिए आपको, वो है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस, फिर मेंडल वाला, फिर बायोटेक। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि ये 4 चैप्टर पे आपको कमांड करा दूं, वो सारे टर्म, वो सारी चीज़ें जो आपको समझनी ज़रूरी हैं, उन सब पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो इसी कड़ी में ये हमारा फर्स्ट वीडियो है और इस पे जो है वो ज़्यादा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे और बहुत कम भी नहीं रखेंगे, इतना इन्फॉर्मेशन रखेंगे जो आपके लिए बहुत काम का होगा और आपको जो है उससे एग्जाम में भी बेनिफिट मिलेंगे। साथ में अगर आप नीट वाले बच्चे हो देख रहे हो तब भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी वैसे है नहीं, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्लास में थ्योरी तो ऑब्वियस नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं एक्सप्लेन करके सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा जिससे आप एग्जाम में से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो आप आसानी से लगा सको, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले समझते हैं इनहेरिटेंस को, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो कैरेक्टर है ये हमारे पेरेंट्स से आया होगा, उनमें जो कैरेक्टर है वो उनके पेरेंट्स से आया होगा। हमारे अंदर जो कैरेक्टर है वो इनहेरिटेड होता है पेरेंट्स से प्रोजेनी में, ठीक है। हर पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर का इनहेरिटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मान के चलो जैसे हम लोग कभी कभी पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको आंखों में मोतियाबिंद वगैरह का इशू होता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि आंख की रोशनी कम हो रही है। तो हम लोग जब उसकी हिस्ट्री लेते हैं ना, तो सिर्फ पेशेंट की हिस्ट्री नहीं लेते हैं, पेशेंट के फादर की हिस्ट्री लेते हैं, पेशेंट के मदर की हिस्ट्री लेते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उनके एंसेस्टर की भी हिस्ट्री मिल सके कि कहीं 1-2-3 जनरेशन पहले क्या मोतियाबिंद का कोई केस था। अगर मोतियाबिंद का केस था और आंख की रोशनी लगातार घटती जा रही है तो फिर हम लोग इसको इंडिकेट करते हैं कि देयर इज चांसेस कि मोतियाबिंद हो, तो आप ट्रीटमेंट करा लो। विच मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे अंदर इंफॉर्मेशन आया है वो ज़रूरी नहीं है कि मेरे मम्मी पापा का, हो सकता है कि इससे पहले के जनरेशन का भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में आया होगा। तो ये जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस चल रहा है ये मॉलिक्यूलर बेसिस पे कैसा है, इसको स्टडी करने के लिए चैप्टर आया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें जिस मॉलिक्यूल की हम लोग बात करने वाले हैं वो है डीएनए और आरएनए, एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। तो टोटल पूरे चैप्टर में जो हम बात करेंगे वो ये है कि हमारे पास एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल मतलब जो बड़े साइज का मॉलिक्यूल हो। मैक्रो मॉलिक्यूल है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को स्टोर करके रखता है, हमारे बॉडी में एक्सप्रेस करवाता है कि कौन हाइट में ज़्यादा होगा, किसकी हाइट कम होगी, किसका स्किन फेयर होगा, किसका स्किन डार्क होगा, हमारे बॉडी में एवरीथिंग, सब कुछ को कंट्रोल करने वाला जो है वो न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए है और आरएनए है। तो इसी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जनरली यहाँ पे जैसे कि बहुत छोटी सी बात लिखी है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड कैसे होता है, कॉपीड कैसे होता है। कॉपी मतलब कि आप किसी नेक्स्ट में देना चाहते हो तो पहले कॉपी करके रखोगे तब तो नया भेजोगे। एक्सप्रेस्ड कैसे होता है, कैसे दिखता है कि किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी हाइट कम है, या फिर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास कैसे होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, उसी को पढ़ने वाले हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग जनरली बात करेंगे वो हम लोग करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड की बात। ये मैंने पहले से इसलिए लिख रखा है क्योंकि अगर मैं इसको लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और मैं उतना करना नहीं चाहता, इसीलिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ी। पहले मुझे सबको लिखना पड़ा है, फिर मैं अब इस पर क्या कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे मेहनत ज़्यादा पड़ गई है। बट इससे ये होगा कि इसमें वो सारी बातें हैं जो आप मैं लिखता तो फालतू का टाइम जाता, आप समझो। न्यूक्लिक एसिड के बारे में लिखा हमने कि ये मैक्रो मॉलिक्यूल है दैट स्टोर, ट्रांसमिट एंड एक्सप्रेस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ये स्टोर करता है, ट्रांसमिट करता है किसको, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को। और न्यूक्लिक एसिड हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक है डीएनए और एक है आरएनए। अब डीएनए का नाम सबको पता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का भी नाम सबको पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। दोनों के अगर हम बेसिक कोर सिम्टम को समझें तो हमारे बॉडी का जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। हमारी बॉडी का मेन जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। और आरएनए किसका काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। अगर आप ऑलरेडी क्लास 12 पढ़ चुके हो और रिवीजन के लिए सुन रहे हो तो फिर आपको पता होगा कि आपके एनसीईआरटी में सेंट्रल डोग्मा करके कॉन्सेप्ट है जहां पे फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात की गई है। फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कहने का मतलब था कि हमारा जो मेन जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। तो डीएनए अपनी कॉपी खुद बना सकता है, विच मीन्स कि डीएनए रिप्लिकेट कर सकता है और इसको डीएनए रिप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है। अब डीएनए का काम
काम है कि वो आरएनए बना कर दे। तो डीएनए जब आरएनए बना कर देगा, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और एक बार जब आरएनए बन जाएगा तब ये प्रोटीन बना कर देगा, इस प्रोसेस को बोलेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, तो सेंट्रल डोग्मा करके आपको दिख रहा होगा, डीएनए से डीएनए बनता है रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मेरे पास एक डीएनए है, ठीक, हम अभी बात कर रहे हैं कि हमारे पास एक डीएनए है, ठीक, और डीएनए चाहता है कि प्रोटीन बनाए, डीएनए ये चाह रहा है कि वो प्रोटीन बनाए, तो सबसे पहले डीएनए को क्या बनाना पड़ेगा, आरएनए बनाना पड़ेगा, और एक बार जब आरएनए बन जाएगा तब इससे प्रोटीन बनेगा। तो मेरा सवाल है कि क्या डीएनए डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। डीएनए कभी भी डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता है, डीएनए को पहले बनाने पड़ेंगे आरएनए, फिर आरएनए से बनाएगा प्रोटीन। बट सेम सवाल अगर मैं आरएनए के लिए पूछूं तो आप बोलोगे हाँ सर आरएनए तो डायरेक्टली प्रोटीन बनाएगा ना, इसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। तो डीएनए जो है हमारा मेन जेनेटिक मटेरियल है, बट इसको प्रोटीन बनाने के लिए डिपेंड होना पड़ता है किस पे, आरएनए पे डिपेंड होना पड़ता है। पहले ये आरएनए बनाएगा फिर बनाएगा प्रोटीन। यहां से एनसीईआरटी की एक और बात याद रखिए, कुछ वायरसेस हैं, वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होता है, ठीक, वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। इसके बारे में हम लोग आगे सबसे चैप्टर के लास्ट में बात करेंगे वायरस के बारे में, लेकिन जानिए कि मोस्टली हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और वायरस में ये आरएनए होता है। जैसे रेट्रोवायरस जो आपने एचआईवी का नाम सुना होगा ना, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी एड्स जो करता है, रेट्रोवायरस है, उसके जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, और वो आरएनए से डीएनए बनाता है हमारे बॉडी में आने के बाद। तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या मिलता है, आरएनए। तो फिलहाल इस स्लाइड में आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, डीएनए और आरएनए। डीएनए का काम क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ये सब कुछ को प्रिजर्व करता है, पास आउट करता है, और आरएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। जैसे हमने बात की कि अगर डीएनए को प्रोटीन बनाना है तो पहले वो आरएनए पे जाएगा, फिर आरएनए से किस पे आएगा, प्रोटीन पे आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे है कि लोकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड क्या है। हमारे पास एक सेल है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सेल जो होता है वो हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। मतलब हम बने हैं किससे, बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं। फर्स्ट लिविंग सेल जिसका नाम जाइगोट होता है, जैसे मैं आपको शुरू से थोड़ा बता दूं कि हमारे पास एक मेल गैमेट है, एक फीमेल गैमेट है, दोनों ने फ्यूज करा और फ्यूज करके पहला सेल बनाया जिसका नाम है जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है ये माइटोसिस कर करके पूरा का पूरा एम्ब्रियो बनाएगा, और फिर बॉडी डेवलप होगी, वो जर्म लेयर बनेंगे, एक्टो मेसो इंडो, और उससे फिर पूरी की पूरी बॉडी डेवलप होगी ना। तो जो सेल है, सेल के अंदर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका न्यूक्लिक एसिड का लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेल हमारे पास कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक वैसे सेल हैं, जैसे कि मैं अगर स्ट्रक्चर से दिखाता हूं, यहां पे आप समझो, मान के चलो जस्ट ऐसे समझो, दो तरह के सेल मैंने बनाए। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये जो बाहर में आपको दिख रहा है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सबसे बाहर वाली क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर में जो प्रेजेंट है ये हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये हमारे लिए क्या है, साइटोप्लाज्म है। यहां पर भी ये वाला एरिया जो है ये हमारे लिए क्या है, साइटोप्लाज्म है। दोनों में आपको फर्क ये दिख रहा होगा कि यहां पे जो जेनेटिक मटेरियल है ये डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, बट यहां पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग से एक कवर में पैक है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसी बेसिस पे हमने नाम दिया था कि ये जो है हमारे लिए प्रोकैरियोट बनेगा, और ये जो है हमारे लिए यूकैरियोट सेल बनेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहने का मतलब कि एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी जो साइटोप्लाज्म को न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग करती होगी, ऐसे सेल को यूकैरियोट बोलेंगे। और जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होगी, ऐसे सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोट। तो जब आप लोकेशन एक्सप्लेन करोगे तो आप पहले ये सोचोगे कि हमारे पास सेल कौन सा है, यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है। और 11th की अगर आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी तो वहां पे आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोनेरा जो बैक्टीरिया है वो सारे के सारे प्रोकैरियोट से भरे भरे हैं, उसको छोड़ के बाकी जितने भी हैं, प्रोटिस्टा हैं, प्लांटी हैं, एनिमेलिया हैं, सब कुछ ये सब के सब किस में जाते हैं, यूकैरियोट में जाते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें मोनेरा को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी के सभी क्या हैं, यूकैरियोट है। तो यूकैरियोट की जब हम बात कर रहे होंगे तो उस टाइम पे डीएनए का लोकेशन न्यूक्लियस के अंदर होगा। ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर प्रेजेंट होगा डीएनए, और जो आरएनए है वो इसके कहां प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। किसकी बात कर रहे हैं, यूकैरियोटिक। मोनेरा को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमेलिया, मोनेरा को छोड़ के जितने भी हैं सबके डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे और आरएनए प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म में। बट जब प्रोकैरियोट सेल की बात करेंगे, बैक्टीरिया की, प्रोकैरियोट में कौन आते हैं, मोनेरा, और मोनेरा किसकी फैमिली है, बैक्टीरिया की। तो बैक्टीरिया का जब जेनेटिक मटेरियल आप चेक करोगे तो वो डायरेक्टली आपको साइटोप्लाज्म में टहलता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये फर्क है। अच्छा, इससे एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, मैं आपको लिख देता हूं वो लाइन, कहां गया, देखो एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, इन
इन प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, गलत लिख दिया क्या स्पेलिंग? लग तो रहा है कि हमने गलत लिखा है। ट्रांसलेशन अक्कर साइमल्टेनियसली, अक्कर साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। एनसीईआरटी ये कहती है कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ हो रही है। कैसे हो रही है? जैसे अभी मैंने सेंट्रल डोग्मा की बात की थी, अगर आप इसको समझोगे, मैंने कहा कि हमारे पास डीएनए होगा, डीएनए से हम क्या बना सकते हैं? आरएनए बना सकते हैं, और आरएनए से क्या बना सकते हैं? प्रोटीन बना सकते हैं। ठीक, अच्छा, डीएनए से जब आरएनए की तरफ आते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन कहलाता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रोकैरियोट सेल की बात कर रहा हूं, तो प्रोकैरियोट सेल में क्या आपको ऐसा दिखेगा कि ये हमारे पास एक बड़ा सा सेल होगा, ये हमारे पास एक सेल होगा, इस सेल में बहुत सारे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होंगे, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही टहलता मिलेगा, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल ऐसे ही टहलता मिलेगा। अब मेरा ये कहना है कि ये हमारा डीएनए, ये हमारे लिए क्या है? डीएनए है। डीएनए से आरएनए कहां बन रहा? आप बोलोगे साइटोप्लाज्म में। आरएनए से प्रोटीन कहां बन रहा? वो भी साइटोप्लाज्म में, क्योंकि सबके सब साइटोप्लाज्म में, अलग से चेंबर का डिवीजन ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, मेरे घर में एक ही रूम है, तो मैं पढ़ाई कहां करूंगा? वहीं सोऊंगा, कहां? वहीं, एवरीथिंग मेरा वहीं पे होगा। बट अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मेरे पास 3-4 रूम है, तो मैं एक स्टडी रूम अलग बना लूंगा। वो अमीरों लोग का होता है ना, डाइनिंग रूम अलग है, बैठने का रूम अलग है, सोने का रूम अलग है, पढ़ने का रूम अलग है, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। बट हमारे पास ऑप्शन नहीं। हम लोग जब बाहर रहते हैं, लॉज में रहते हैं, क्या करते हैं हम लोग? एक ही रूम है, उसी में खाना भी बनेगा, उसी में पढ़ाई भी होगी, एवरीथिंग सब वहीं होगा। ठीक है, तो फिर ऐसे में आप समझो कि प्रोकैरियोट सेल है, इसके पास जो कुछ है वो साइटोप्लाज्म ही है, अलग से न्यूक्लियस जैसा कुछ नहीं है। तो इसका डीएनए भी साइटोप्लाज्म में है, इसका आरएनए भी साइटोप्लाज्म में है। तो डीएनए से आरएनए कहां बन रहा? साइटोप्लाज्म में। आरएनए से प्रोटीन कहां हो रहा? साइटोप्लाज्म में। तो जब लोकेशन सेम है, तो एक तरफ से ट्रांसक्रिप्शन चलती रहेगी, एक तरफ से ट्रांसलेशन होता रहेगा, और दोनों एक साथ चल सकती है। किसके अंदर? प्रोकैरियोट के अंदर। फिर एनसीईआरटी लिखता है कि यूकैरियोट में आप ऐसा नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि यूकैरियोट सेल थोड़ा सा अमीर सेल है। थोड़ा अमीर सेल कहने का मतलब कि इसके पास अलग से एक न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है डीएनए। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डीएनए। अब डीएनए अगर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, तो आरएनए बनेगा कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर। आरएनए बनेगा वही ना जहां डीएनए है, तो बनेगा तो आरएनए न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन बनने के बाद उसको सबसे पहले कहां आना पड़ेगा? मान के चलो कि ये हमने बना दिया आरएनए, ये हमने क्या बना दिया? आरएनए। इसको सबसे पहले आना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, और जब ये आरएनए एक बार साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, तब ये प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि चेंबर हमने डिवाइड कर दिए। चेंबर डिवाइड है, वर्क ऑफ लेबर डिवाइड है। तो डीएनए से आरएनए बनेगा न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन आरएनए जब एक बार बन जाने के बाद साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, उसके बाद ये प्रोटीन बनाएगा। तो एनसीईआरटी की लाइन समझिएगा कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक साथ हो सकते हैं, साइमल्टेनियस हो सकते हैं, बट यूकैरियोट में साइमल्टेनियस नहीं हो सकते, क्योंकि प्रोकैरियोट में चेंबर डिवीजन नहीं है। जो है वो साइटोप्लाज्म ही है, डीएनए भी वही है, आरएनए भी वही है। तो एक तरफ से डीएनए से आरएनए बनता जाएगा, और आरएनए जो है वो प्रोटीन के लिए कोड करता जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ चलती रहेगी। ठीक, लेकिन यूकैरियोट में साइटोप्लाज्म के अलावा हमारे पास न्यूक्लियस भी है, और डीएनए न्यूक्लियस में है, आरएनए साइटोप्लाज्म में है। तो अब ऐसे में क्या होगा? डीएनए जहां पे है वहां पे वो आरएनए बनाना चाहेगा, तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से आरएनए बन रहा होगा, और एक बार जब आरएनए बन चुका होगा न्यूक्लियस में, फिर वो आएगा साइटोप्लाज्म में और बनाएगा प्रोटीन। तो दो अलग अलग प्रोसेस, पहले ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी, जब फुल्ली ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी, आरएनए वहां से निकल के बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में, तब वो ट्रांसलेशन स्टार्ट करेगा। तो यूकैरियोट में दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस नहीं हो सकते, बट प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आइए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए दोनों के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। हम शुगर की बात कर रहे हैं। देखो, ऐसे तो शुगर आपको बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ना होता है कि शुगर दो तरह के होते हैं। एक अल्डोज होता है जिसके पास OH ग्रुप होता है, और एक कीटोज होता है जिसके पास अल्डिहाइड ग्रुप होता है, अल्कोहल और अल्डिहाइड ग्रुप। बट उतना नहीं जा रहे, हम सिंपली एक पेंटोज शुगर पकड़ रहे हैं छोटा सा, कि हमारे पास जो है ना, अगर हमें डीएनए और आरएनए चाहिए, तो इसका जो सबसे बेस स्ट्रक्चर है वो है एक पेंटोज शुगर। ठीक, अब पेंटोज शुगर पे आके अटैच क्या क्या हो रहा है ये मैटर रखता है। ठीक ना, तो अब देखो, डीएनए के पास भी पेंटोज शुगर है, राइबोज शुगर, पेंटोज शुगर है, और आरएनए के पास भी एक राइबोज शुगर यानी कि पेंटोज शुगर है। विच मींस हमें यह पता चला कि डीएनए और आरएनए दोनों के पास पेंटोज शुगर है। बिल्कुल है। फिर मैंने कहा कि पेंटोज शुगर पे अटैच होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस। डीएनए में भी नाइट्रोजनस बेस है, आरएनए में भी नाइट्रोजनस बेस है। बिल्कुल है, यह भी कॉमन है।
अब आते हैं, इसके साथ पेंटोज शुगर के साथ एक अटैच होना चाहिए फॉस्फेट ग्रुप। डीएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप है, आरएनए में भी फॉस्फेट ग्रुप है, बिल्कुल है। तो फर्क कहां पे है, आप इसको समझो। यहां पे जो पेंटोज शुगर है इसको मैं लिखता हूं डीऑक्सीराइबोज शुगर, और यहां पर जो पेंटोज शुगर है इसको मैं लिखता हूं राइबोज शुगर। फर्क क्या है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन हमने रिमूव किया है, OH रिमूव किया है। तो हमारे पास जैसे मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रखा हूं, आप यहां पे देखो, जैसे मान के चलो ये हमारे पास राइबोज पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन की है, ये ऑक्सीजन है, और यहां से फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन है। ऐसा ही सेम यहां पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कार्बन है। सेकंड कार्बन पे नोटिस करो, जब राइबोज शुगर की बात करते हैं तो सेकंड कार्बन पे ग्रुप कौन सा है, OH ग्रुप है। बट जब हम डीऑक्सीराइबोज की बात करते हैं तो सेकंड कार्बन पे ग्रुप कौन सा है, हाइड्रोजन है, OH नहीं है। मतलब हमने क्या किया कि जो राइबोज शुगर है इसके सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप था इसको हटा दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है ये एक तरह का डिराइव्ड शुगर है। डिराइव्ड मतलब बना हुआ, किससे बना है, राइबोज शुगर से बना है। डिराइव फ्रॉम राइबोज शुगर बाय रिमूवल ऑफ OH ग्रुप फ्रॉम सेकंड कार्बन। इसका जो सेकंड कार्बन है इससे हमने OH को हटा दिया, और OH को हटा दिया तो हमारे पास क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ये आपको मिल जाएगा डीएनए में, और ये आपको मिल जाएगा आरएनए में। ठीक है, फर्क क्लियर है कि नहीं है, दोनों पेंटोज शुगर में फर्क क्लियर है। राइबोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके सेकंड पे OH है, डीऑक्सीराइबोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि बना तो है राइबोज शुगर से, लेकिन हमने सेकंड कार्बन से ऑक्सीजन को हटा दिया, तो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसीलिए इसको डिराइव्ड शुगर भी कहते हैं। ठीक, तो अब आइए, क्लियर है। तो दोनों में क्या सिमिलरिटी थी, पेंटोज शुगर दोनों में है ना, पेंटोज शुगर दोनों में है, लेकिन एक के पेंटोज शुगर का नाम राइबोज शुगर है, एक के पेंटोज शुगर का नाम डीऑक्सीराइबोज है। क्यों, क्योंकि सेकंड कार्बन से हमने ऑक्सीजन को हटाया है, तो डीएनए वाला बन गया डीऑक्सी। दोनों में नाइट्रोजनस बेस है कि नहीं है, बट फर्क क्या आप समझो। आगे हम बात करेंगे कि नाइट्रोजनस बेस जो है वो प्यूरिन और पायरामिडिन होते हैं, बट अभी समझो नाइट्रोजनस बेस अगर होगा तो एडेनिन के सामने थाइमिन आएगा और ग्वानाइन के सामने साइटोसिन आएगा। ठीक है, लेकिन जब आरएनए की बात करेंगे तो एडेनिन के सामने यूरासिल आएगा और गोनोसाइन के सामने सी आएगा। मतलब यहां पे ATGC, वहां पे AUGC। इसको मैं थोड़ा सा आप वेट करो, ये आगे आएगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि नाइट्रोजनस बेस होते तो सेम है, बट पेयरिंग में थोड़ा इशू है। GC की पेयरिंग दोनों में कॉमन है, बट AT की पेयरिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, AT DNA और AU RNA, इसको मैं आगे बात करूंगा। और फॉस्फेट ग्रुप यानी कि H3PO4 या PO4 3- ये ग्रुप होते हैं। तो जब भी आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और आरएनए की बात करोगे तो 3 मेन कंपोनेंट है इसमें। कौन कौन कंपोनेंट है, एक पेंटोज शुगर है, उसके साथ में नाइट्रोजनस बेस है, उसके साथ में फॉस्फेट ग्रुप है। ठीक ना, अब आगे आते हैं। यहां जैसे मैंने कहा कि डीएनए जो है एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। डीएनए कैसा है, एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड। पहला सवाल यह है कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। अच्छा, एक काम करें, देखो मैं क्या कहता हूं, हमारे पास है एक पेंटोज शुगर, हमारे पास क्या है, पेंटोज शुगर। इसमें मैं अगर नाइट्रोजिनस बेस मिला दूं, क्या मिला दूं, नाइट्रोजिनस बेस मिला दूं, तो ये हमें बनाकर देता है न्यूक्लियोसाइड। एनसीईआरटी की लाइन कोट कर रहा हूं, ये हमें क्या बनाकर देता है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। फिर एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दूं, फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दूं, तो ये हमें बनाकर दे देगा न्यूक्लियोटाइड। क्या बना कर देगा, न्यूक्लियोटाइड। विच मींस के हमारे पास एक पेंटोज शुगर होगा, और पेंटोज शुगर में अगर मैं नाइट्रोजनस बेस अटैच कर दूं तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनेगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और फिर कहती है कि न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर दें तो ये बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में डिफरेंस सिर्फ किसका है, फॉस्फेट ग्रुप का है ना। अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ग्रुप लगा दो बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, अगर न्यूक्लियोटाइड से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल लो बन जाएगा न्यूक्लियोसाइड। अब क्या न्यूक्लियोसाइड की जगह पे आप कह सकते हो कि पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप तीनों जहां पर मिले हों उसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि हमारे पास क्या होना चाहिए, पेंटोज शुगर होना चाहिए, उसके साथ में क्या होना चाहिए, नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए, उसके साथ में क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप होनी चाहिए। जब इतनी सारी चीजें आपस में मिलेंगी यही स्ट्रक्चर हमारे लिए क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा।
क्या इतनी बातें क्लियर हैं? पेंटोज शुगर पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड, विच मीन्स के एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड में जो डिफरेंस है वो सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का है। अगर न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट लगा दो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, अगर न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट निकाल दो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें 3 स्ट्रक्चर दिखेंगे, पेंटोज शुगर, एन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे आओ, देखो स्ट्रक्चर, ये हमारे पास एक पेंटोज शुगर है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन पेंटोज शुगर है। मैंने कहा कि इसका जो पहले नंबर का कार्बन है वहां पर आकर अटैच होगा कोई नाइट्रोजनस बेस, पहले कार्बन पे। पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पे कौन अटैच होगा? नाइट्रोजनस बेस। जिस बॉन्ड के थ्रू अटैच होगा उसका नाम क्या होगा? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्वेश्चन बनते हैं इससे कि जो आपका नाइट्रोजनस बेस है वो फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर से अटैच होता है और जिस बॉन्ड से अटैच होता है उस बॉन्ड का नाम क्या है? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इस फॉस्फेट ग्रुप को नहीं दिखूं, मान के चलो कि ये आपको नहीं दिख रहा हो, तो आपको सिर्फ क्या दिख रहा होगा? एक आपको दिख रहा होगा पेंटोज शुगर और उसके साथ में क्या दिख रहा है? नाइट्रोजनस बेस। ये जो स्ट्रक्चर अभी आपको नजर आ रहा है ये हमारे लिए न्यूक्लियोसाइड, ये हमारे लिए क्या है? न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड में अब हमने लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप, कौन से कार्बन पे? 5वें कार्बन पे। 5वें कार्बन पे हमने लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप। अब जो ये टोटल का स्ट्रक्चर है यही हमारे लिए क्या है? न्यूक्लियोटाइड बना रहा है। 5वें कार्बन पे जुड़ा है फॉस्फेट और जिस बॉन्ड से जुड़ा है उसका नाम है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? जनरली समझो, ये पेंटोज शुगर, ठीक, अभी समझो कुछ नहीं दिख रहा था आपको, सिर्फ क्या दिख रहा है? पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर के साथ क्या आ गया? नाइट्रोजनस बेस। यह स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में पेंटोज शुगर के पहले कार्बन पे कौन जुड़ रखा है? नाइट्रोजनस बेस। जिस बॉन्ड से जुड़ रखा है वो एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब मैंने बोला ये न्यूक्लियोसाइड है, इसके 5वें कार्बन पे क्या लगा दो? फॉस्फेट ग्रुप लगा दो। अब पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया आपका? न्यूक्लियोटाइड, और जिस बॉन्ड से जुड़ा उसका नाम क्या होगा? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। यहां देखो, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होगी। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े होंगे, और ऐसे कितने चेन होंगे? 2 चेन होंगे। इसी दोनों चेन को समझाने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। ये सिंपली एनसीईआरटी में आप ये भी पढ़ोगे कि एक कोडॉन होता है, एक उसका एंटी कोडॉन होता है। अगर कोडॉन 5' एंड पे है तो एंटी कोडॉन 3' से 5' होगा। सबको समझाता हूं यहाँ पे। अब देखो ध्यान से समझना, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर है। क्या है स्ट्रक्चर? आप खुद बोलना। ये हमारा पेंटोज शुगर है, इसके पहले कार्बन पे क्या लगा है? एन बेस, और इसके 5वें कार्बन पे क्या लगा है? फॉस्फेट ग्रुप। ये भी हमारे पास क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। पहले कार्बन पे क्या लगा है? एन बेस। 5वें कार्बन पे क्या लगा है? फॉस्फेट ग्रुप। ये भी हमारे लिए क्या? न्यूक्लियोटाइड। पहले कार्बन पे एन बेस और 5वें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप। एक हमारी न्यूक्लियोटाइड चेन। ऐसे आप लेके चले जाओ, जितना लंबा कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट चूंकि हमारे पास इतना ही स्पेस है और 3 समझाने के लिए काफी है ना, इतने समझदार तो आप लोग कि आप 3 में समझ के निपटा दोगे इसको, तो ज्यादा दिमाग ना लगाओ। अब यहाँ देखो हमने क्या किया, सिंपली बनाया। अब थोड़ा सा चूंकि 2 एन बेस को आपस में लाना है जोड़ने के लिए, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन आपस में जब जुड़ती है तो उनको जोड़ने के लिए 2 एन बेस एक दूसरे के सामने आते हैं और उनके बीच में बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए हमने इसको थोड़ा इन्वर्स करके लिखा है, जिससे इन्वर्ट कर दिया, जिससे आपको क्लियर है। तो अब यहां से देखो, ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। कहानी अब भी सेम है कि पहले पे नाइट्रोजनस बेस, 5वें पे फॉस्फेट, पहले पे एन बेस, 5वें पे फॉस्फेट, पहले पे एन बेस, 5वें पे फॉस्फेट। यहां तक हो गई। अब होता क्या है, हमारे पास ये एन बेस और इस एन बेस के बीच में बनता है एच बॉन्ड। क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस एन बेस और इस एन बेस के बीच में क्या बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इस एन बेस और इस एन बेस के बीच में बनता है क्या? हाइड्रोजन बॉन्ड। बट आपको यहां पे याद रखने वाली बात यह है कि जब 2 एन बेस आमने सामने होंगे तो उसमें से अगर एक प्यूरिन है तो सामने वाला मस्ट भी पायरामिडिन होना चाहिए। सेम के बीच में प्यूरिन प्यूरिन आपस में नहीं जुड़ते, पायरामिडिन पायरामिडिन आपस में नहीं जुड़ते। एक अगर प्यूरिन है तो उसके सामने होना चाहिए पायरामिडिन। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी एक को मिटा के आपको बताता हूं। जैसे कि आप सोचो, ये वाला जो है, यहां पे मान के चलो ए होता, क्या होता? ए किसको रीड करते हैं? एडेनोसाइन, एडेनाइन जिसको कहते हैं। अब ए के सामने में जी नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि ए जो है वो हमारा प्यूरिन है और जी भी हमारा क्या है? प्यूरिन है। तो अब इसके सामने आपको क्या रखना पड़ेगा? टी रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? टी। और कितने बॉन्ड बनेंगे? 2 बॉन्ड बनेंगे। ए टी के बीच में बॉन्ड कितने बनते हैं? 2। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे, इसलिए ज्यादा इस पर दिमाग ना लगाइए। अभी सिंपल ये समझिए कि हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, एक चेन इधर है न्यूक्लियोटाइड की, एक चेन न्यूक्लियोटाइड की यहाँ पे है। दोनों के एन बेस आपस में एच बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे और इसी तरह से दोनों को होल्ड करके रखेंगे। अब मेरा ये कहना है, आप ध्यान से सुनो, जो मैं कहना चाहता हूं वो, ये जो 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन है ये भी तो आपस में जुड़ी होनी चाहिए।
दो न्यूक्लियोटाइड हैं, ये आपस में जुड़े होने चाहिए ना, इनको जोड़ने का काम करता है इसका थर्ड कार्बन और इसका फॉस्फेट ग्रुप। इसको ध्यान से देखना, इसका थर्ड कार्बन और इसका भी देखो, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप। ऐसे ही थर्ड कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप यहां पे बॉन्ड बनाते हैं। देखो इसका, देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप, यहां पे भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन और फॉस्फेट ग्रुप। ये जो बॉन्ड बन रहा है ना बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में फॉस्फोइस्टर और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का यूज है। फॉस्फोइस्टर कौन है पता है? जब फॉस्फेट ग्रुप पांचवें कार्बन से आकर जुड़ता है, ये वाला बॉन्ड है फॉस्फोइस्टर। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड। जब फॉस्फेट ग्रुप पांचवें कार्बन से जुड़ता है, यह बॉन्ड हमारा कहलाता है फॉस्फोइस्टर। फॉस्फोइस्टर एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर का बॉन्ड है। लेकिन जब हम फॉस्फोडाइस्टर की बात करते हैं तो यह दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनने वाला बॉन्ड है, जब एक न्यूक्लियोटाइड का थर्ड कार्बन और दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप आपस में जुड़ते हैं। इसीलिए हम लोग इसको हमेशा 3-5 बॉन्ड से दिखाते हैं, मतलब तीसरे और पांचवें कार्बन के बीच का ये बॉन्ड है। तो फॉस्फोइस्टर बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में जो डिफरेंस है उसको याद रखिएगा। फॉस्फोइस्टर बॉन्ड एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर का है। जब किसी न्यूक्लियोटाइड के पांचवें कार्बन पे या पेंटोज शुगर के पांचवें कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो वो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है फॉस्फोइस्टर बॉन्ड से। बट दो न्यूक्लियोटाइड के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ने वाले हैं तो वो जुड़ेंगे एक फॉस्फेट ग्रुप से और एक कार्बन से। इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब यहां से पोलैरिटी समझो। अगर मैं इस वाले चेन के अपर एंड की बात करूंगा तो यहां पे हमें क्या मिलेगा? 5 और इसके सबसे लोअर एंड की बात करूंगा तो यहां में क्या मिलेगा? 3 तो हमने फर्स्ट वाले चेन का क्या ले लिया? 5 और इसका क्या ले लिया? 3 इसके रिवर्स में इसका देखो, अगर इसके सबसे टॉप मोस्ट की बात करोगे तो 3 एंड है, यहां पे कौन सा एंड है? 5 एंड है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोडॉन का हमेशा रिवर्स पोलैरिटी दिखेगा किस पे? एंटी कोडॉन पे। इस स्ट्रक्चर को समझने में, और अगर कभी एग्जाम में सवाल आते हैं इस पे कि डीएनए का स्ट्रक्चर बनाइए, आप बिंदास इसको छाप दो। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। कोई भी कॉपी आपकी चेक करेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि आप कॉन्सेप्ट को समझ के छाप रहे हो। वो जो आप ऐसे करके वो सीढ़ी बनाते हो ना, वो पूरे बच्चे बना रहे हैं सीढ़ी, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है और बहुत सिंपल है। तो उससे अच्छा है कि आप इसको ड्रॉ करो जिससे आपको क्लियर रहे कि आपने कंप्लीटली पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना दी, एक दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन बना दी। इनके बीच में आपने दिखा दिया कि दो नाइट्रोजनस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड कहां पे है? जैसे मैं आपसे सवाल करता हूं, एन बेस है यहाँ, एन बेस जो जुड़ा ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या है? एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ये कार्बन पे ये फॉस्फेट जुड़ा, ये वाला क्या है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। अच्छा, ये फॉस्फेट इसके थर्ड कार्बन से जुड़ा, ये कौन सा है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। तो 3 बॉन्ड क्लियर है कि नहीं है? और यहां जो एन बेस और एन बेस आपस में जुड़ रहा है, ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 4 तरह के बॉन्ड दिख गए। एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, नाइट्रोजनस बेस पहले कार्बन से आकर जुड़ा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप पांचवें कार्बन से जुड़ा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉस्फेट ग्रुप किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से जुड़ा, और हाइड्रोजन बॉन्ड दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजनस बेस आपस में जुड़े हैं किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। तो 4 डिफरेंट तरह के बॉन्ड आपको दिख गए किसके अंदर? डीएनए के अंदर। लोकेशन के साथ याद रखिएगा, पहले कार्बन से जब नाइट्रोजनस बेस जुड़ा, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। पांचवें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ठीक, 2 हो गए। उसके बाद 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, उनके नाइट्रोजनस बेस आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए जुड़ेंगे किसके थ्रू? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। 3 बॉन्ड हो गए। और चौथा, अगर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में मिल रहा है तो एक का फॉस्फेट ग्रुप दूसरे के थर्ड कार्बन से अटैच होगा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और एनसीईआरटी लिखती है कि यही जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये बैकबोन बनाता है। क्या बनाता है? बैकबोन बनाता है। ठीक है, जनरली फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है लोकेशन 3-5 है, बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। कैसे नहीं बनाएगा बैकबोन? अभी तो बात कर रहे थे ना, मान के चलो ये हमारा एक, अब यहां पे आपका कोई एन बेस है, ठीक है, और यहां पे कार्बन है और इससे कोई फॉस्फेट ग्रुप लगा है। ऐसे ही समझो ये एक और स्ट्रक्चर है पेंटोज शुगर का, यहां पे कार्बन और इससे क्या लगा है? फॉस्फेट ग्रुप लगा है। 2 न्यूक्लियोटाइड हमारे सामने दिख रहे हैं। अब मैं इसमें अगर नंबरिंग कर दूं कि किसका कार्बन कहां है, देखो क्या ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। ये इतना छोटा क्यों हो गया? फिर लगेगा ही नहीं कि अटैच हो रहे हैं। अब ठीक है, चलिए। ये कलर कोडिंग बड़ा इशू दे रहा हमें। टेक्नोलॉजिया जो है ना वो हर किसी को नहीं भाती, हमें टेक्नोलॉजिया नहीं भा रही। व्हाइट बोर्ड सबसे बेस्ट है भाई। 3, ठीक है। अब यहां से देखो, ऐसे यहां भी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5।
है ना। दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है, किसके थ्रू जुड़ेंगे, तो मैंने कहा कि एक न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और एक का फॉस्फेट ग्रुप, ये आपस में एक बॉन्ड बना देगा, ये आपस में एक बॉन्ड बनाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये 3-5 पे बनता है, और यही जो है वो बैकबोन बनाता है, बैक साइड से सपोर्ट बनाता है किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहां बनता है, एकदम मन में बिठा लेना, फॉस्फोएस्टर ये नहीं है, फॉस्फोएस्टर ये वाला है, ये जो बन रहा है ना, इट इज कॉल्ड फॉस्फोएस्टर, ये है फॉस्फो ईस्टर, और ये जो बन रहा है इट इज कॉल्ड फॉस्फो डाई ईस्टर, ये फर्क है और याद रखेंगे। फॉस्फेट ग्रुप जो आप पांचवें कार्बन से फॉस्फो ईस्टर, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बन रही है थर्ड और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, तो हाँ फॉस्फो डाइस्टर। चलिए आगे आते हैं। अब बात करते हैं किसकी, नाइट्रोजनस बेस की। मैंने कहा था नाइट्रोजनस बेस दो तरह के होते हैं, प्यूरिन और पायरामिडिन। आइए इसी को देखते हैं। हमने कहा हमारे पास दो तरह के नाइट्रोजनस बेस हैं, एक है प्यूरिन और एक है पायरामिडिन। प्यूरिन में कौन आता है, एडेनाइन और गुआनाइन। एडेनाइन को ए से दिखाते हैं, गुआनाइन को जी से दिखाते हैं। और पायरामिडिन में कौन आता है, साइटोसिन है, यूरासिल है और थायमिन। यहां से समझो, मैं कह रहा हूं कि जब डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में थायमिन होता है, डीएनए में कौन होता है, थायमिन होता है। लेकिन आरएनए में कौन होता है, यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो यहां से सवाल याद रख सकते हैं, आरएनए जब होगी तो आरएनए में कौन प्रेजेंट होगा, यूरासिल प्रेजेंट होगा। और जब डीएनए की बात होगी तो डीएनए में कौन प्रेजेंट होगा, थायमिन परसेंट होगा। ठीक, और एनसीईआरटी कहती है कि थायमिन का दूसरा नाम क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल। नीट में सवाल बन चुके हैं इससे, 5 मिथाइल यूरासिल से। ठीक ना, तो ये हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है। और हमेशा याद रखना, प्यूरिन के सामने पायरामिडिन ही आएगा। कैसे आएगा, अगर ए है, डीएनए की बात कर रहे हैं, अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात कर रहे हैं, तो ए के सामने हमेशा क्या आएगा, टी आएगा। और कितने हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आएगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू आएगा। दूसरा, जी के सामने हमेशा कौन आएगा, जी के सामने हमेशा कौन आएगा, सी। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये है डीएनए की कहानी। लेकिन सेम कहानी अगर मैं आरएनए की देखूंगा, तो आरएनए की कहानी अगर आप कहोगे तो ए के सामने अब टी नहीं आएगा, ए के सामने कौन आएगा, यू। क्योंकि हमने कहा आरएनए में कौन प्रेजेंट है, यूरासिल प्रेजेंट है। और जी के सामने अभी भी वही कहानी है कि जी के सामने कौन रहेगा, सी रहेगा। तो ए के सामने टी है, डीएनए है, ए के सामने यू है, आरएनए है, और जीसी तो दोनों में कॉमन है। इसको देख के बता ही नहीं सकते कि डीएनए है कि आरएनए। बॉन्ड याद रखेंगे, एटी डबल बॉन्ड, एयू डबल बॉन्ड, जीसी ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो बीच का बॉन्ड है ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। मतलब एटी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एयू के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, जीसी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और हमेशा प्यूरिन के सामने कौन आएगा, पायरामिडिन आएगा। अच्छा एक सवाल, एक बात बताओ, जितने प्यूरिन होंगे उतने पायरामिडिन होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सामने तो कौन होना है, मान के चलो मेरे पास 10 प्यूरिन है तो सामने 10 पायरामिडिन भी तो होने चाहिए, क्योंकि प्यूरिन हमेशा जुड़ेगा किससे, पायरामिडिन से ही। तो जितने प्यूरिन है उतने ही पायरामिडिन होंगे। और इसी को यूज किया था एरविन चरगाफ ने, जो आप देखोगे जब डीएनए रेप्लिकेशन वाटसन का मॉडल पढ़ोगे तो वहां पे एरविन चरगाफ करके आएगा उसके 5वें या 6ठे नंबर पे, जहां पे उसने लिखा था कि नंबर ऑफ प्यूरिन या अमाउंट ऑफ प्यूरिन बराबर होता है अमाउंट ऑफ पायरामिडिन के। ठीक, वो आगे मैं इसमें कहीं पे मैं लिखा हूं शायद। चलिए पहले यहां आते हैं। डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। डबल हेलिक्स कहने का मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होगी। और इस चेन में 2 खास बातें हैं। पहला कि ये चेन आपस में कनेक्टेड कैसे है, तो इसके लिए हमने बात की कि दोनों चेन के पास क्या है, नाइट्रोजनस बेस है। अगर एक के पास प्यूरिन है तो सामने वाले के पायरामिडिन से जुड़ जाएगा, अगर पहले के पास पायरामिडिन है तो सामने वाले के प्यूरिन से जुड़ जाएगा। तो मेरा यह कहना है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड चेन के पास होगी नाइट्रोजनस बेस, और ये नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऐसा ही करके 2 न्यूक्लियोटाइड की चेन एक दूसरे से जुड़ी होगी। तो पहला जो कॉन्सेप्ट मैंने कहा था कि इंटर कनेक्टेड बाय H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजनस बेस। कैसे, प्यूरिन और पायरामिडिन के बीच में बनेगा H बॉन्ड, और यही H बॉन्ड 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में क्या करेंगे, जोड़ के रखेंगे। जैसे मान के चलो कि हम ऐसा बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे 2 चेन आपस में जुड़ी है, तो ऑब्वियस बात है मैं बोलूंगा कि देखो यहां पर भी कोई नाइट्रोजनस बेस होगा, यहां पर भी कोई नाइट्रोजनस बेस होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा। अगर ये प्यूरिन है तो ये पायरामिडिन होगा, अगर ये पायरामिडिन है तो ये प्यूरिन होगा। ऐसा ही करके, और इनके बीच में क्या बना होगा, बॉन्ड बना होगा, इनके बीच में क्या बना होगा, बॉन्ड बना होगा, और ये इसको जोड़ के रखे होंगे। ठीक है ना। तो प्यूरिन के सामने पायरामिडिन, पायरामिडिन के सामने प्यूरिन, इनके बीच में H बॉन्ड, और यही H बॉन्ड दोनों न्यूक्लियोटाइड की चेन को आपस में क्या कर रहा है, जोड़ के रखे हुआ है। और दूसरा किसका, बैकबोन कौन है, बैकबोन है 3-5 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, नॉट फॉस्फोइस्टर, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। और एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो है वो बैकबोन का पार्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट होता है इनसाइड में, बिल्कुल इनसाइड में होता है ना। आप देखो यहां देखो,
अगर मैं बात करूंगी एन बेस की, हमारे पास बैकबोन इधर आ गया, बैकबोन इधर आ गया, और बीच में सेंटर में हमें क्या मिल रहा है, एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब नाइट्रोजनस बेस जो है वो पार्ट है ही नहीं बैकबोन का। बैकबोन का पार्ट है फॉस्फेट ग्रुप और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा है इनसाइड में, और एनसीईआरटी की ये लाइन है। एनसीईआरटी ये कहता है कि एन बेस जो है नाइट्रोजनस बेस वो प्रोजेक्ट करता है इनसाइड में, नॉट द पार्ट ऑफ बैकबोन। बैकबोन का पार्ट ये नहीं है, और बिल्कुल सही कहता है क्योंकि ये अंदर की तरफ होते हैं, बैकबोन का पार्ट है ही नहीं। बैकबोन के पार्ट में कौन गया, फॉस्फोडाइस्टर फॉस्फेट ग्रुप। चलिए आइए अब आइए, ये तो हो गया ना भाई, हाँ कितना देखेंगे की बात को। चलो कह रहा है दिस पेयर नाइट्रोजनस बेस फॉर्म बेस पेयर सिंपली, जैसे कि आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, और डीएनए के स्ट्रक्चर में आप हेलिक्स के बीच में देखोगे बेस पेयर बने। एक्चुअली ये बेस पेयर कुछ नहीं है, ये एच बॉन्ड है। ये क्या है, एच बॉन्ड है। हर बेस पेयर अपने आप में एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब एक बेस पेयर को बनाने के लिए एक तरफ प्यूरिन होगा और एक तरफ पायरामिडीन होगा, और दोनों के बीच में बन रहे होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, और हम कहेंगे कि एक बेस पेयर बन गया। अगर 10 बेस पेयर है तो इधर 10 प्यूरिन है, 10 पायरामिडीन है, आपस में बॉन्ड बना दिए 10 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हमारे पास कितने बेस पेयर आ गए, 10 बेस पेयर आ गए। तो हमने कहा कि ये जो पेयर है, दिस पेयर नाइट्रोजनस बेस फॉर्म बेस पेयर। इन बेस पेयर ए जो है वो टी से जुड़ेगा और जी जो है वो सी से जुड़ेगा। डीएनए की बात करेंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक। हाँ यहाँ देखो, मैंने कहा था एरविन चरगाफ का, एरविन चरगाफ ने कहा था कि नंबर ऑफ प्यूरिन बराबर होगा नंबर ऑफ पायरामिडीन के, क्योंकि जितना ए है उतना ही टी होगा, जितना ही जी है उतना ही सी होगा। तो नंबर ऑफ प्यूरिन हमेशा बराबर होंगे नंबर ऑफ पायरामिडीन के, इसीलिए उन्होंने कहा कि नंबर ऑफ प्यूरिन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पायरामिडीन इक्वल टू कांस्टेंट, या 1 के बराबर है। अब प्यूरिन में कौन आएगा, ए प्लस जी, पायरामिडीन में कौन आएगा, सी प्लस टी, बराबर किसके है, 1 के। यही कहानी है, और ये हमारा स्ट्रक्चर है। यहां तक बेसिक आइडिया है आपका डीएनए के बारे में। तो विच मीन्स कि डीएनए क्या होता है, कैसा होता है, मैं आपको बता दिया। अब ये एक्चुअली क्वेश्चन है ना, जब मिक्सचर से स्टार्ट करेंगे, मिक्सचर ने पहली बार इसको देखा था, न्यूक्लियन नाम रखा था, एसिडिक सब्सटेंस है, बट मिक्सचर के टाइम पे उतनी टेक्नोलॉजी ना थी, उन्होंने ना समझ पाए कि ये कैसा होता है। फिर आए कौन पता है, मॉरिस विल्कन और रोजालैंड फ्रैंकलिन, इन्होंने एक्सरे डिफ्रेक्शन किया और इसका डाटा शेयर किया किसके साथ, वाटसन एंड क्रिक के साथ। फिर वाटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया डीएनए का, और फिर यहाँ से क्रांति आई। फिर लोगों ने प्रूफ करना स्टार्ट किया कि क्या सच में डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। इसके लिए वेरियस एक्सपेरिमेंट हुए, फिर लास्ट में ये प्रूव हो गया कि हाँ भैया जेनेटिक ही हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही है। तो यहाँ तक हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर जब एक बार हम प्रूफ कर देंगे कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होती है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, रिप्लिकेशन कैसे होता है, इसको स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग के पास लास्ट में वो ह्यूमन जीनोम प्रोडक्ट है, उसको देखें, प्रोजेक्ट है, उसको देखेंगे, और फिर चैप्टर हम द एंड करेंगे। तो होप कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो इसकी बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि अभी एग्जाम है तो मैं डिले करूंगा नहीं आपके लिए, बहुत जल्दी ही आएगी। आप इसको देखिए और वेट कीजिए, 1 से 2 दिन में आपको अगली लेक्चर मिलेगी। वो वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि उसमें पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट को हम लोग एक साथ कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए।